हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज भी है, वह करंट अफेयर्स। इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चूंकि दोस्तों क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया, भारतीय शासकों के महत्वपूर्ण उपाधियों से, जो कि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं, सबको दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन निकलते हैं, आप लोग इनको पूरी तरह से रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। अब आगे देखिएगा दोस्तों, एक तरफ भारतीय शासकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपाधियों के नाम। सबसे पहले बिंदुसार है दोस्तों, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो मित्रघात की हजारों बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अशोक की बात की जाए तो इन्होंने देवनामप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने दोस्तों कृतांत परशु की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, जैसे भी क्वेश्चन को ट्रेंड दिया जाए आप लोग अपना आंसर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शिलादित्य की। व कनिष्क ने दोस्तों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग एक टॉपिक को और पूरी तरह से यहीं पे कवर करेंगे, जो कि इसी से मिलता जुलता है। टॉपिक है दोस्तों, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। ध्यान देंगे, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक तरफ शासकों के नाम, दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध नाम दिए गए। सबसे पहले दोस्तों औरंगजेब, इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, हजारों बार पूछा गया है। जहांदार शाह को दोस्तों मुगल वंश का लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख शेर को दोस्तों मुगल वंश का घृणित कार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, रफी उद्दरजात, जिन्हें दोस्तों कठपुतली शासक के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर और बहादुर शाह द्वितीय को जफर यानी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। एक पॉइंट देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आप लोग जानते हैं, आपका पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है, करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड दोस्तों या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और इसी नंबर पे दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों पेमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे, जो कि एक कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का।
अगला पीडीएफ हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कानपुर एग्जाम 2024 का लगा हो, जो कि पूरी तरह से भी कंप्लीट है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 के नाम से। और इसका ट्रेंड लेवल दोस्तों एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम करवाए जाएं, चाहे इसके अलावा आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस और फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से ये कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप अच्छे से रिवाइज कर ले जाते हैं तो दोस्तों कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो वो भाग 3 है। कौन सा भाग 3 है? आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। आप लोग जानते हैं बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ए टू जेड जितने फैक्ट निकलते हैं, जितने आर्टिकल से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, सबको इस सीट में पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब ए टू जेड सारी चीजें आप लोग देखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर एक फैक्ट को पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। अब चलिए 6 मूल अधिकारों को पहले देखिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पुनः जितने आर्टिकल से क्वेश्चन हो सकते हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी फैक्ट हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो पहला अधिकार क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है। लास्ट हमारा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब चलिए जितने भी दोस्तों टेंट से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। सारे सुपर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर हुआ अनुच्छेद 14 में। सेकंड पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या होता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। यानी कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। 17 पॉइंट दोस्तों यानी कि अनुच्छेद नंबर 17 हाईलाइटेड है, आप लोग जानते होंगे। इसमें प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता के अंत का और 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 की बात की जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। 21 का मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है जो तो आर्टिकल 29 का, ध्यान देंगे। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे जैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध है और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है अल्पसंख्यकों से जुड़ा प्रावधान या आर्टिकल कौन सा? तो 29। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान देंगे दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 हम डायरेक्ट डाल दिए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 44वां संविधान संशोधन कब होता? 1978। 42वां कब होता? 1976। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां दोस्तों 1992 में, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल हैं।
चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, निरस्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है, पूरी तरह से सारे हमारे कंप्लीटेड पीडीएफ है। नया वर्जन रेडी कर दिया गया है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड पीडीएफ। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 का भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नया वर्जन पूरी तरह से ये भी रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, सुपर टॉपिक, इवर ग्रीन टॉपिक आप कह सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहाँ से, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार, पर्व या महोत्सव। अब यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं दोस्तों, इसी में से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, क्वेश्चन आपसे न मिस होंगे और न ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, हार्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों सबको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। फिर है वांगला महोत्सव, ये मेघालय में मनाया जाता है। फिर है दोस्तों हार्नबिल महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागालैंड में मनाया जाता है, यहाँ आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाता है। शांग महोत्सव हरियाणा में मनाता है। शंगई महोत्सव मणिपुर में मनाता है। उगादि पर्व और कंबाला उत्सव दोनों के साथ ध्यान देंगे, दोनों के दोनों कर्नाटक में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्यौहार असम में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। नववर्ष पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में मनाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में और बिहू ये असम में मनाता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। एक छोटा सा दोस्तों आप लोग सेंटेंस और देखिए ताकि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों, रासलीला, नौटंकी और चरकुला तीनों के साथ देखेंगे। तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राउफ और दमाली ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। घूमर और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। गिद्धा, भांगड़ा और धमाल पंजाब का लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया पारंपरिक लोक नृत्य है गुजरात के। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हराउबा मणिपुर का है। बाउल और जात्रा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के हैं। बिहू और नट पूजा असम का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली और कुमायूं उत्तराखंड के हैं। इतना आप लोग अपडेट रखते हैं तो लोक नृत्य, प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार, पर्व, महोत्सव कुछ भी आप कह लें, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों संगठन है उनके संस्थापक, डाकली क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? ब्रह्म समाज की, सत्यशोधक समाज की। ये सारे मोस्ट बड़ा है दोस्तों धार्मिक आंदोलन एवं संगठन से। अब यहाँ पे एक सीट लगी हुई, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखेंगे सबसे पहले संगठन के नाम है, फिर उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ से रिवाइज करके आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट है
खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो हमारा क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में, डाकली यहाँ से ईस्वी बराबर पूछाता है, तो कब इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 1939 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग सुपर पॉइंट एनी बेसेंट व तिलक संस्थापक हैं। इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु, इन्होंने 1919 में की थी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। हरित क्रांति से रिलेटेड यानी खाद्यान्न उत्पादन से सेक्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, जितने फैक्ट हो सकते हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और सारी चीजें आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप चलिए सारे फैक्ट आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति का जन्म स्थान मैक्सिको है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए इनके सेक्टर आप लोग देखिए, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। एक तरफ कृषि क्रांतियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र। सबसे पहले हरित क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा उत्पादन से संबंधित है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। क्वेश्चन अब आर्टिकल से दोस्तों फिर आ गया है, यानी पॉलिटी से। 12 से 35 मूल अधिकार हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 36 से 51 को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा भाग 4 है। क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। अब इस सीट को पूरी तरह से कवर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो क्वेश्चन आपके से न मिस हो और न ही क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत हों। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, आपका एवरग्रीन टॉपिक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये भी पॉइंट डायरेक्टली पूछाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान इस प्रकार हैं। अब इनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 40, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाए या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 44 में किसका प्रावधान किया गया है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रहेंगे। एक नोट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लगाया गया दोस्तों, लौह पाषाण काल में मनुष्यों ने सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का किया था। ये टॉपिक बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिस कर देते हैं। आपके दोस्तों पूरी तरह से पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके प्राचीन इतिहास से रखा गया है। एक यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ें लगा दिए हैं, आप लोग इनसे अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, लौह पाषाण काल में मनुष्यों ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? तो कुल्हाड़ी का। पॉइंट देखेंगे,
पहला पॉइंट है लगभग 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक फैला लौह युग। ये एक परिवर्तनकारी काल था जिसमें औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का आगमन हुआ, इसका फैक्ट था। अब चलिए तीनों काल को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात की जाए तो पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। यह काल आधुनिक काल यानी कि 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। ध्यान रखेंगे। अब मध्यपाषाण काल आप लोग देखिए। तो दोस्तों मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो पुरापाषाण युग के पश्चात मध्यपाषाण काल आया, जिसे उच्च उत्तरीय प्रस्तर का काल भी कहा जाता है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मध्यपाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार होते थे, यानी अब थोड़ा सा डेवलप होने लगा। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, खुरसन, त्रिभुजाकार, चंद्राकार जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। अब नवपाषाण काल देखेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल नवपाषाण काल था, जिसका समय लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था, अर्थात मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न रहकर उत्पादक बन चुका था, यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। यानी ये भी आपका दोस्तों आप लोग जानते हैं बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे सीट लगा है, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सभी क्लासेस के वीडियोस भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए कवर कर लेते हैं हम लोग। विभिन्न खेलों के नाम इस तरफ है, खिलाड़ियों की संख्या इस तरफ है। एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों के साथ देखेंगे कि तीनों की तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी एक साथ देखेंगे, 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अपडेट रहेंगे आप लोग। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कहीं से भी हमारे क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट है पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। क्वेश्चन कहाँ से? सेंसस से, जनगणना 2011। तो यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर बनते ही हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगी हुई दोस्तों, इसी में से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो दोस्तों बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल पे 2011 की जनगणना से कोई भी क्वेश्चन आपके फैक्ट से पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन ना मिस हो सकते और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अब पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो हुई थी वो नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का विषय ध्यान रखेंगे, जिसका उन्हें संविधान के अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बेसिक चीजें थी। आप चलिए डाटा को आप लोग कवर कीजिए जो 2011 की जनगणना से निकल कर आया। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों क्वेश्चन को एक साथ सेट किया गया है ताकि याद रखने में दोस्तों समस्या ना हो और सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी पूरी तरह से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और इसी के साथ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। यही 3 डेटा की बात की जाए तो हाल ही में जीडी में दोस्तों कम से कम 10 बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला डाटा देखिएगा दोस्तों क्या है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है। उसी के साथ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। और इसी के साथ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली है। अगला पॉइंट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सभी लोग जानते होंगे। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, करंट से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से लगाए गए हैं। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अजय बांगा को। नेक्स्ट राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है के नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार। वह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने, नितिन अग्रवाल। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, 18 दिसंबर को। नेक्स्ट हाल में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। हाल में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, हरियाणा ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता, आलिया मीर है। नेक्स्ट G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान। ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने, अनिल चौहान। नेक्स्ट नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, नरगिस मोहम्मदी को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, क्लाउडिया गोल्डिन को। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित नॉर्मन इबोलाक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर स्वाति नायक को। हाल ही में दोस्तों 16 वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है SAFF यानी कि अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, जर्मनी ने। और इसी के साथ देखेंगे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, बेल्जियम। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार। संघ लोक सेवा यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है यहाँ से जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को। 2023 में लिपजिम बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मारिया स्टेपानो को। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, चार क्वेश्चन एक साथ देखेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक साथ सेट किया गया। पहला क्वेश्चन है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, माधुरी पटेल को। नेक्स्ट मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, प्रियंश सेन ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, नंदिनी गुप्ता ने। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, सन्निस पलासियोस ने। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी केज है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, डायरेक्टिव पूछा सकता है, संगीत के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारा आंसर था। नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 126वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 127वें स्थान पर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 161वें स्थान पर। किस स्थान पर, 161वें स्थान पर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।